हेलो एवरीवन। आज हम +2 क्लास का अकाउंट का चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग रेशो लेखांकन अनुपात के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, भाई क्या ये कहना चाहता है, इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, पॉइंट क्या है, क्या कहेगा ये, इसके बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर का क्या बेनिफिट है एक फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वित्तीय विवरणों में दी गई विभिन्न मदें जो अंक हैं स्वयं में अर्थहीन होते हैं। इन मदों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि इनमें आपस में कोई संबंध स्थापित न किया जाए। मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं अमाउंट्स जो भी हैं, उनका अच्छी तरह से यूज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनसे हम कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो फॉर एग्जांपल ये बोल भी रहा है जैसे कि एक व्यापारी अनिल है, उसने 1,50,000 रुपये लाभ कमाया है, जबकि दूसरा जो व्यापारी है सुनील, उसने 1,80,000 का लाभ कमाया। तो बस इतना ही पढ़ते हैं आपको तो ये पता लग गया भाई अनिल लाभ कम कमा रहा है और सुनील ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। बट बात पूरी पढ़ लीजिए, इन दोनों व्यापारियों में कौन सा अधिक कुशल है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट लाभों को देखते हुए आपको सुनील ज़्यादा बेस्ट लग रहा होगा। तो साधारणतः हम कह सकते हैं कि सुनील कुशल है क्योंकि वह लाभ अधिक कमा रहा है। परंतु सही उत्तर जानने के लिए आपको यह भी देखना होगा कि किसने कितनी पूंजी अपने व्यापार में लगा रखी है। भाई कितना पैसा किसने लगाया, उस से ही तो पता लगेगा ना उसका क्या प्रॉफिट बन रहा है। मान लीजिए अनिल ने 10 लाख रुपए की बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, जबकि सुनील ने 15 लाख की कैपिटल लगा रखी है। तो अब यह ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों व्यापारियों को पूंजी में कितना प्रतिशत लाभ हुआ, क्योंकि पूंजी के बेस पे तो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना। तो अब उन देखो, उसने 10 लाख लगाए, किसने भाई अनिल ने, और जब 1,50,000 कमाए, इसने 15 लाख लगा के 1,80,000 कमाए। तो यहाँ से पता लगेगा कौन बेस्ट चल रहा है और किसका कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, परसेंटेज ज़्यादा बनेगा। तो ये रेशो के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। जैसे कि अनिल है, 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी, मल्टीप्लाई 100 करके पता लग रहा है 15% निकल के आ रहा है, ठीक है, लाभ का प्रतिशत। इसी तरह सुनील का निकाला आपने 1,80,000 15 लाख और करके 12%। तो अब परसेंट इसका ज़्यादा आ रहा है लाभ का, तो इसका मतलब कुशल व्यापारी कौन है, अनिल, ना कि सुनील। तो ये देखो आपने अमाउंट्स का क्या हुआ, जब तक आपने यूज नहीं किया तब तो अर्थहीन थे ना, ये देखो डिसीजन कुछ और निकल रहा था। जैसे उनका यूज किया तो आपको सही करेक्ट पता लगा कौन बेस्ट बिजनेसमैन है। तो इस तरह से दोनों की कुशलता का हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। अब बात आ गई है कि मीनिंग ऑफ रेशो का, अनुपात का क्या अर्थ है। तो दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करना क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। दो संख्याएं मतलब कि अलग अलग टू अमाउंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट और कैपिटल थी ना, उनका आपने यूज किया, जब भी तो पता चला कौन कितना अच्छा चल रहा है, कौन कितना अच्छा नहीं चल रहा। तो ये था भाई इसका मीनिंग। और उसके बाद बात आ गई है कि अनुपात को निम्नलिखित तरीकों से हम ज्ञात भी कर सकते हैं। जो रेशो है उसको फाइंड करने के कई अलग अलग तरीके हैं, ये 4 नंबर में थ्योरी में भी आने के चांस रहता है। क्या है कि शुद्ध अनुपात के रूप में, मतलब नेट जो रेशो है उसके रूप में हो सकता है। जैसे दो मदें हैं, उन आपसी संबंधों को सीधे अनुपातिक रूप में प्रकट किया जा सकता है। जैसे कि किसी व्यवसाय की चालू संपत्ति, मतलब करंट असेट्स 2 लाख रुपये है, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपये है, तो 2 लाख और 1 लाख काटेंगे तो उसको 2:1, मतलब 2:1, ये शुद्ध अनुपात के रूप में एक पॉइंट हो गया प्रकार का अनुपात के, ठीक है। दूसरा आ जाएगा दर या इतने गुने के रूप में, मतलब टाइम लग जाता है पीछे, भाई कितने टाइम में हम किसी का पैसा लौटा सकते हैं, कितने टाइम में हम अपना उधार पैसा फंसा हुआ निकलवा सकते हैं, कितने टाइम में हम किस चीज़ को सेल कर सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, मतलब कितनी ज़्यादा अधिक है या कम है। जैसा कि किसी व्यापारी ने वर्ष में 2 लाख रुपये का माल उधार बेच दिया, तो वर्ष के अंत में उसने जो डेटर्स हैं, मतलब जिसको माल दे रखा उसने उधार, उन डेटर बोलते हैं, तो 40,000 रुपये हैं, तो देनदार आवर्त अनुपात डेटर टर्नओवर रेशो क्या होगा, जितनी उसकी सेल थी डिवाइड में जितना रेशो, जितने का उसने उधार माल बेचा है, मतलब डेटर आगे मल्टीप्लाई काट के क्या निकला 5, मतलब कि डेटरों की जो तुलना में उधार बिक्री है जो 5 गुना है, ठीक है ना भाई। जिस सेल की और डेटरों का जो रेशो है वो 5 रेशो आ गया, मतलब कि 5 गुना अधिक हो गया उसके मुकाबले। और एक हो रहा है जैसे प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के रूप में तो आपको आते हैं, जैसे आप अपने नंबर भी निकाल लेते हैं परसेंटेज के रूप में। तो कोई भी अमाउंट्स है डिवाइड में टोटल है मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज में ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कैसा होता है, बटे में कर दिया तो भिन्न के रूप में हो गया। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे कि अनुपात जो विश्लेषण है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। इसके उद्देश्य होते हैं कि कमज़ोर स्थान पता लगाएगा, जो कमज़ोर स्थान पता लग जाएगा फिर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत हो जाएगी, ठीक है। और उद्देश्य क्या, तरलता का, शोधन क्षमता का, मतलब लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रोफेबिलिटी का, इसका विश्लेषण हम
करने का हमारा इसमें काम रहता है। और क्या है भाई, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, मतलब किसी फर्म के अनुपात की तुलना किसी उसी उद्योग की कुछ चुनी हुई फर्मों के अनुपात से करके सूचना हम प्राप्त कर लेंगे भाई कौन कितना बेस्ट चल रहा है, कौन कितना स्लो चल रहा है। समय श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, मतलब किसी फर्म के वर्तमान अनुपातों की इसी फर्म के पिछले अनुपातों से तुलना भी हम करके सूचना प्राप्त कर लेंगे। पूर्वानुमान लगाने में, भविष्य की योजना बनाने में भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इस तरह से इनके उद्देश्य बने होते हैं। फिर बात आ गई है इसकी उपयोगिता की। लेखांकन अनुपात है जो हमारा, उसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो लेखांकन अनुपात के इसको हम बोल सकते हैं लाभ भी, उपयोगिता भी, महत्व भी, यूज भी, एडवांटेजेस जो हिंदी इंग्लिश में आप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि जो अनुपात हैं उनको मतलब बोलने की शक्ति भर देते हैं अनुपात, ठीक है ना। संकेत मतलब अनुपात से हमें आंकड़ों को कुछ ना कुछ उनसे नॉलेज मिल जाती है रेशो के माध्यम से। जैसे कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट होगी, उससे क्या होता है बहुत सारे जो विश्लेषक हैं विश्लेषण में करने में आसानी होती है। मतलब कि जैसे बैंक हो गया, ऋणदाता जो भी हैं, इन सब को किसी भी संस्था को ये सब जानना चाहते हैं ना कि भाई किस बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। लेखांकन आंकड़ों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, जैसे कि अनुपात विश्लेषण द्वारा जटिल विस्तृत आंकड़ों को सरल एक संक्षिप्त बनाया जाता है, तो जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। ये किसके माध्यम से सरल बनाया जाता है? लेखांकन अनुपात के माध्यम से। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, तुलनात्मक का मतलब होता है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। तुलना, जैसे किसी भी दो बच्चे आपस में अपने नंबरों की तुलना करते हैं, दो फर्में अपने लाभों की तुलना करती है, दो फर्में अपनी किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करना, मतलब करने में भी रेशो हेल्प करता है। तो यदि फर्म अपनी वित्तीय स्थिति और लाभों की तुलना किसी अन्य फर्म से करना चाहे तो अनुपात की सहायता से वो कर सकती हैं। ये सारे महत्व हैं, लाभ हैं, उपयोगिता हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इनको। व्यवसाय के कमज़ोर स्थानों का पता लगाने में सहायक है, हेल्पफुल इन लोकेशन ऑफ वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनके पता लगाने में भी रेशो हमारी हेल्प करता है बिजनेस की। पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, मतलब भविष्य में क्या होने की संभावना है, कितने किस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, उसका भी अनुमान, आइडिया लगाने में भी रेशो हेल्पफुल होता है। व्यावसायिक प्रवृत्ति का पूर्वानुमान, मतलब एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, मतलब पिछले वर्ष के अनुपात की इस वर्ष के अनुपात में तुलना करके व्यावसायिक क्रियाओं से प्राप्त लाभ और लागत आदि की भावी प्रवृत्ति का भी अनुमान हम लगा सकते हैं, भाई इन फ्यूचर क्या चांसेस है बिजनेस के। उसके बाद है आदर्श परिमापों का निर्धारण, मतलब फिक्सेशन इन आइडियल स्टैंडर्ड्स, मतलब व्यवसाय से संबंधित विभिन्न मदों के आदर्श परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष के अंत में वास्तविक अनुपातों की तुलना करके उनको कमियों को, जो भी कुशलता है, उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रभावशाली नियंत्रण, अनुपातों के द्वारा प्रबंधकों को व्यवसाय की तरलता, शोधन क्षमता, प्रोबेबिलिटी आदि की जानकारी तो मिल जाती है। जब इतनी सारी जानकारी मिल जाएगी तो उसको नियोजन, संगठन, नियुक्ति का निर्देशन सब करने में सहायता मिलती है। वित्तीय सुदृढ़ता का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्डनेस, मतलब साउंडनेस, अनुपात विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि तरलता के दृष्टिकोण से व्यवसाय कैसा है, मतलब पैसे के मामले में कितनी जल्दी वो कैश में पेमेंट हो सकती है। शोधन क्षमता की दृष्टि से भाई कितना लेन देन कैसा है, लाभ की कैसी जानकारी है, अलग अलग सारे दृष्टिकोण के बारे में इसमें अध्ययन किया जा सकता है। फिर लास्ट एंड फाइनल हमारा आ गया है कि लेखांकन की क्या क्या सीमाएँ हैं। तो भाई जो जितने मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं, इसके लाभ, हानि, सीमाएँ, उद्देश्य, प्रकार, इनमें से आपके थ्योरेटिकल कुछ भी आने के चांस हैं 12th में खासकर। बाकी और क्लासेस में बेनिफिट है जो जिसमें टॉपिक हैं ये। तो क्या क्या हैं भाई सीमाएँ अनुपात की, कि अशुद्ध आंकड़े होने पर अनुपात भी अशुद्ध होगा। वो तो सिंपल सी बात है भाई, जब आप अमाउंट गलत लेंगे तो आंसर भी तो गलत ही निकालेंगे, तो गलत आंकड़े लेंगे तो गलत ही आपका अनुपात आएगा। ये इसकी एक सीमा हो गई। अगर सही लेंगे रेशो, सही अनुपात लेंगे तो भी सही रेशो निकलेगा। लेखांकन नीतियों में अंतर के कारण, अंतर मतलब डिफरेंस, दो फर्मों की तुलना एविएशन नहीं हो जाती है, मतलब कि कोई एक फर्म तो दूसरी कंडीशन से निकाल रही है, लेखांकन कर रही है, मतलब अकाउंटिंग कर रही है, और कोई दूसरी कंडीशन से, दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से, पॉलिसीज अलग अलग है उनकी, तो वहाँ पे फिर वो विश्वास योग्य नहीं रहता। उनके बीच में तुलना करना एक ये हानि हो गई। मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण अनुपात कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मूल्य स्तर का मतलब क्या होता है भाई, जो लेवल है ना प्राइस का, प्राइस लेवल जो चेंज हो जाना, मतलब आज की डेट में कोई चीज़ 10 रुपये की है तो कल को वो 11 की भी हो सकती है, कल को वो 8 रुपये का भी रेट हो सकता है उसका। तो मूल्य स्तर में चेंज होने के कारण क्या होता है, फिर जो अनुपात है वो रेशो अपना महत्व खो बैठते हैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि रेशो तो हम पिछले अमाउंट को लेंगे, इसको लेंगे, पर आज की डेट में करंट जो रेट है उसका वो तो नहीं पता ना। फॉर एग्जांपल लोहा मान लो आज 30 रुपये किलो है, कल को 35 रुपये हो जाए, तो वो रेट बदल गया तो प्राइस लेवल चेंज हो गया तो सारा सिस्टम चेंज हो सकता है। इसलिए रेशो में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वास्तविक आंकड़ों की अनुपस्थिति में लेखांकन अनुपात भ्रम पैदा कर देते हैं। वो कहता है कि उदाहरण के लिए यदि एक्स कंपनी 2017 में 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती है और 2018 में 15 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती है, तो उसके उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई। पता है ना, यहाँ 2017 में 10 लाख और 2018 में 15 लाख, तो देखो आधा बढ़ गया ना, इसके मुकाबले 50% की वृद्धि होगी। तो वाई कंपनी 2017 में 10,000 मीटर कपड़े से 2018 में उत्पादन बढ़ाकर 20,000 मीटर कर लेती है, तो उसके उत्पादन में 100% वृद्धि हो गई। तो यदि इन दोनों कंपनियों की वृद्धि की जो तुलना अनुपातों के आधार पर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वाई कंपनी एक्स की तुलना में अधिक सक्रिय है, जबकि दोनों फर्मों के आकार में अंतर के कारण ऐसा सोचना केवल भ्रम है। तो अनुपात के साथ साथ वास्तविक आंकड़ों का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। तो एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व होता है, जैसे कि अनुपात विश्लेषण में एक अकेला जो अनुपात होगा बहुत ही कम महत्व होता है, उसका कई अनुपात एक साथ अध्ययन किए जाने चाहिए। जैसा कि हो सकता है किसी फर्म का चालू अनुपात करंट रेशो ठीक हो पर उसका क्विक रेशो ठीक ना भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सभी अनुपातों को आपको निकालना जरूरी होता है। ऊपरी दिखावटी मतलब कि विंडो ड्रेसनेस मतलब कि कई कंपनियां क्या स्थिति विवरण की तिथि के तुरंत पहले अपने स्थिति विवरण में इस तरह परिवर्तन कर लेती है जिससे कि महत्वपूर्ण तथ्य सूचनाएं गुप्त रहें, मतलब पता ना चले जो मेन डिटेल्स हैं वो कैसी हैं, ठीक है या नहीं है। तो जैसा कि एक कंपनी को चालू संपत्ति 2 लाख रुपए है और मतलब करंट असेट 2 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज़, तो इस प्रकार इसका रेशो 2:1 आ गया। इसके बाद कंपनी के जो मार्च में 1 लाख रुपए को उधार माल खरीद लिया, यदि यह कंपनी इस उधार माल को क्रय लेखा नहीं करती, मतलब लास्ट में जाकर इसने खरीदा पर इसको रिटेल नहीं दे रही है, तो चालू संपत्ति बढ़कर 3 लाख तक, करंट लायबिलिटी बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगी, जिससे अनुपात 3:2 मतलब कि 1.5:1 रह जाएगा। तो अतः यह कंपनी यह तो क्रय की प्रविष्टि ही अगले वर्ष के आरंभ में बना सकती है या क्रय को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी कर सकती है। तो ऊपरी दिखावट की वजह से रेशो भी अच्छी तरह से नहीं आ पाता, यह भी एक हानि सीमा नुकसान है। उसके बाद है निर्धारित परिमापों का अभाव, मतलब कि जो सभी फर्मों के लिए कोई एक जैसे आदर्श अनुपात स्थापित नहीं की जाती, जैसा कि 2:1 के चालू अनुपात को आदर्श माना गया है, करंट रेशो 2:1 बेस्ट माना गया है, आइडियल रेशो माना गया है। तो चालू असेट मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की तुलना में दुगने होने चाहिए, बस जितनी असेट्स हमारी उसकी आधी लायबिलिटी हमारे ऊपर रहनी चाहिए। परंतु यदि फर्म के अपने बैंकर्स के साथ इस प्रकार का अनुबंध है कि आवश्यकता पड़ने पर बैंकर्स पर्याप्त धन दे देते हैं, तो यदि इस फर्म की चालू असेट्स और लायबिलिटी कम भी हो जाती है तो अनुपात उचित ही समझा जाएगा। वो अलग से मतलब परिमाप निर्धारित करने का अभाव का मतलब ये होगा कहीं अदर कंडीशन से हम पैसा इकट्ठा कर लें वाली बात है। तो गुणात्मक तथ्यों की अवहेलना, गुणात्मक तथ्यों का मतलब यह है कि जैसे अनुपात विश्लेषण किसी व्यवसाय की कुशलता का संख्यात्मक माप है, संख्या के रूप में, तो इसमें गुणात्मक तथ्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि विश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे किसी ग्राहक को उसके व्यवसाय से संबंधित कुछ अनुपातों के आधार पर उधार माल बेचा जा सकता है, परंतु उसका चरित्र और प्रबंधकीय योग्यता को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। केवल अनुपातों के आधार पर ही उचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। वो कहते हैं केवल अनुपात के आधार पर ही हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी फर्म की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या नहीं है। अनुपात केवल अच्छी या खराब स्थिति की तरफ संकेत तो करते हैं, इन्हें प्रमाण के रूप में नहीं समझना चाहिए कि यह पक्का हो गया, भाई रेशो ये बता रहा है तो ये 100% है, नहीं। तो ये भी एक सीमा हानि हो गई। विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है कि प्रत्येक व्यवसाय को अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं एवं कार्यप्रणाली होती हैं। अनुपात गणना का कार्य बड़ी सावधानी से करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपात के प्रयोग में लाने की विधि भी एक विश्लेषणकर्ता और दूसरे विश्लेषणकर्ता तक भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि सभी को अपनी फर्म की वो रहते हैं भाई पूंजी पर लाभ दर ज्ञात करने के लिए विश्लेषणकर्ता पर चुकाने के बाद क्या है कि लाभ ले और दूसरे विश्लेषणकर्ता पर चुकाने के पहले के लाभ ले, मतलब कोई लाभों से पहले का हिसाब निकाल रहा है, कोई लाभों के बाद का, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इस तरह से ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट हुआ काउंटिंग रेशो का। अब न्यूमेरिकल पोर्शन आपका नेक्स्ट वीडियो में चलेगा, उसमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो, इस तरह से करके सभी वीडियोज़ को, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चलेंगे। थैंक यू।